हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें हमारा जो एक टॉपिक दिया गया है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, कार्बन अपरूप एवं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इससे पहला जो लेक्चर हमने लिया था वहाँ पर आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तथा कार्बन के प्रमुख अपरूप जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, चारकोल, कोक, इनके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जा कर के। ठीक, आज के सेशन में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में देखते हैं। वैसे तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको डीप बिल्कुल हाइड्रोकार्बन पढ़ा सकें, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट रहता है वहाँ से हम हाइड्रोकार्बन को देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या कहलाता है, तो जहाँ पर भी आपको बताया था कि जो कार्बन होता है प्रकृति में सबसे ज़्यादा इसी के जो है अपरूप यानी यौगिक पाए जाते हैं। ठीक, अब आपका जो कार्बन है तो उसी के जो संयुक्त कड़ी होती है उसी से हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो देखेंगे क्या होता है हमारा हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो जब हमने रसायन विज्ञान स्टार्ट किया था, जब हमने हमारे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पड़े हुए थे, तो वहाँ आपको कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के बारे में भी बताया हुआ था। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं आपके, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जो पेट्रोलियम है वो हाइड्रोकार्बन का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक क्या कहलाते हैं, तो देखिए खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं और बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक। तो इनमें अंतर याद रखिए। ठीक है, तो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जो एरोमेटिक होते हैं हाइड्रोकार्बन, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, जबकि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन गंधहीन होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा अंतर भी आप याद रखिए। ठीक, अब एक एक करके देख लेते हैं कि एलिफेटिक क्या कहलाते हैं और एरोमेटिक क्या कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पर तीन चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तीन चीज़ें याद रखते हैं तो आप फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन को बता सकते हैं कौन सा आपका जो है जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एसिटिलीन हो गया, तो इससे जो अन्य तत्व हैं वो कैसे बनते हैं ये भी आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देखेंगे। इनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। किसको, एलिफेटिक को। फिर आपका एरोमेटिक आएगा। तो सबसे पहले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन या पैराफिन कहेंगे और जो असंतृप्त होता है उसको पुनः से दो भागों में बांट दिया जाता है, एल्कीन और एक एसिटिलीन में। ठीक है, तो याद रखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया है। तो पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे एल्केन कहते हैं, याद रखेंगे। अभी आगे आप जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो उसमें फिर दो पार्ट्स में उसको फिर से डिवाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आपका एल्कीन आएगा। ये एल्केन है, ठीक है, याद रखिए एल्केन। फिर यहाँ असंतृप्त में एल्कीन आएगा और एक एसिटिलीन। तो बस एल्केन, एल्कीन और एसिटिलीन यदि आप याद रखते हैं, इनके सूत्र याद रखते हैं, तो फिर आप किसी भी प्रकार का एल्केन बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं, एसिटिलीन बना सकते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे, एल्केन या पैराफिन। अब इसको पैराफिन क्यों कहते हैं, तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन जो है वो एक लैटिन शब्द होता है और इसका अर्थ होता है अल्प क्रियाशील या कम क्रियाशील। मतलब जो हाइड्रोकार्बन अन्य जो रिएक्शंस करते हैं उनमें कम क्रियाशीलता पाई जाती है। ठीक है, तो वो आपके पैराफिन कहलाते हैं। क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें पैराफिन कहते हैं। तो हो सकता है आपसे एल्कीन ना पूछ करके पैराफिन से क्वेश्चन दे दें। ठीक है, तो याद रखेंगे।
इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड, जैसे कार्बन के अणु हैं ये हाइड्रोजन से जुड़ा तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये कहलाता है बॉन्ड। ठीक है, तो एलिफेटिक में हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त को ही एल्केन कहते हैं, इसे पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं और इसमें कार्बन के जो परमाणु होते हैं कार्बन कार्बन के, उसमें आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों का जो सूत्र होगा, जो आपके एल्केन का सूत्र होगा वो होता है CnH2n+2। ये आपको याद रखना है। जहाँ n की जो संख्या है वो कार्बन संख्या को सूचित करता है कि कितने कार्बन के परमाणु होंगे और n का मान 1 से अनंत तक हो सकता है। तो याद रखेंगे एल्केन का सूत्र ए होता है Cn, ऐसा लिखा है। ठीक है, H2n+2 ये होता है एल्केन का सूत्र। ठीक है, अभी आगे देखेंगे आप एल्कीन आएगा तो उसका सूत्र होगा CnH2n बस होगा। फिर आपके एसिटिलीन का आएगा तो वहाँ CnH2n-2 होगा। तो ये 3 सूत्र आप याद रखिए। ये एल्केन का सूत्र है। एल्केन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी उसी को कहेंगे, मतलब उसी का प्रकार है। और पैराफिन, तो ये इसका सूत्र हो गया। और n का मान कितना होगा यहाँ पर? 1 से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकता है। जैसे मीथेन, तो मीथेन आपका सबसे सरल एल्केन माना जाता है और मीथेन का सूत्र यहाँ पर CH4 होता है, सबको पता होता है। ठीक है, तो सबसे सरल यदि पूछ लें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है या सबसे सरल एल्कीन कौन सा, एल्केन कौन सा है या सबसे सरल पैराफिन कौन सा है, तो वो आपका मीथेन होता है। इसके बाद आपका मीथेन के बाद CH4 हो गया, फिर CH5 आएगा, एथेन, फिर प्रोपेन 6 होगा, ब्यूटेन 7 होगा, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, मतलब ये 10 पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। CH4 से स्टार्ट होता है, CH5 हो जाएगा, CH6 हो जाएगा, इस तरीके से डेकेन तक के 10 संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक है, अब सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन पूछते हैं संतृप्त, तो वो आपका मीथेन है, बता चुके आपको। ठीक है, तो इतना आपको एलिफेटिक में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में याद रखना है। अब देखिए असंतृप्त। असंतृप्त मतलब ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध भी हो सकता है, मतलब जैसे कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध भी हो सकता है और आपका त्रिबंध भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर क्या था अभी आपका संतृप्त में? वहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो वे आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको 2 भागों में पुनः से बांट देते हैं। तो अभी हमने असंतृप्त में क्या पढ़ा? इसको एल्केन कहते थे, लेकिन आपके जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे इसके जो 2 प्रकार हैं, तो उसमें एक आपका एल्कीन आता है, याद रखेंगे, वो एल्केन था, ये एल्कीन है, इसी को ओलिफिन भी कहते हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड होगा। फिर आपका दूसरा प्रकार होगा एल्काइन या इसे एसिटिलीन कहेंगे, इसमें त्रिबंध होगा, मतलब इस तरीके से। ठीक है, त्रिबंध होता है। तो एल्कीन या ओलिफिन क्या है? वैसे असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रो, पहले तो ये याद रखेंगे कि आपका कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन दे दिया, पहला, दूसरा, तीसरा दे देंगे आपका एल्केन। तो एल्केन आपका संतृप्त है, ना कि असंतृप्त। ठीक, तो वैसे असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है उन्हें एथिलीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन या एल्कीन कहते हैं। अब इसे एथिलीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एथिलीन है वो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का सबसे पहला आपका एल्कीन माना जाता है। तो इस कारण से जो प्रथम सदस्य, जैसे हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं और उसमें आपके समूह होते हैं, तो जो समूह में पहला सदस्य होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया या फिर आपका क्लोरीन हो गया या कुछ भी, तो हम यही बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन का वर्ग, क्लोरीन का वर्ग, ठीक है, पूरे वर्ग को। तो इसी तरीके से जो पहला यहाँ पर एल्कीन है एथिलीन होता है, इस कारण से इसको एथिलीन श्रेणी कहते हैं और एथिलीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन या एल्कीन कहते हैं। अब इसका सूत्र देखिए, CnH2n होता है, इस तरीके से CnH2n होता है और यहाँ n का मान कम से कम 2 होना चाहिए, अधिकतम कितना भी हो सकता है। अब जो एथिलीन इसका प्रथम सदस्य है उसका सूत्र C2H4, मतलब यहाँ दिया है n का मान, मतलब कार्बन की जो संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। तो ये आपका एथिलीन हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे सूत्र क्या है, CnH2n। अब n का मान यहाँ 2 है तो यहाँ 2, मतलब कम से कम 2 तो होगा ही, अधिकतम कितना भी, फिर यहाँ C3H4 हो सकता है, H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपका एल्कीन हो गया।
अब देखिए दूसरा इसका प्रकार है एल्काइन या एसिटिलीन, जिसमें त्रिबंध होगा। सूत्र याद रखिए CnH2n-2, यहाँ यदि है माइनस लगा है तो वो आपका एसिटिलीन होगा, और यदि ये लिखा है CnH2n+2 तो ये अभी हमने पढ़ा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन होता है। ठीक, तो कार्बन परमाणुओं के बीच यहाँ त्रिबंध होता है। एसिटिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन या एल्काइन को एल्काइन भी कहते हैं। सबसे सरल एल्काइन एसिटिलीन या एथाइन ही होता है और सूत्र होता है इसका C2H2। ठीक, तो ये हो गए आपके हाइड्रोकार्बन में संतृप्त और असंतृप्त मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। आपके हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब एलिफेटिक को 2 भागों में बांटा जाता है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपके एल्केन कहलाते हैं। फिर आपके असंतृप्त को पुनः 2 भागों में बांट देते हैं, एल्कीन और एल्काइन या एसिटिलीन। तो इनके सूत्र याद रखेंगे और प्रथम आपको सदस्य याद रखना है इसका। अब देखिए दूसरा प्रकार है हाइड्रोकार्बन का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन के समान श्रृंखला पाई जाती है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इनका भी आपको सूत्र याद रखना है CnH2n तो होगा ही, केवल -6 होता है। ये आपके एरोमेटिक और सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है आपका बेंजीन, जिसमें 6 अणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में याद रखिए। अब देखते हैं कुछ कार्बनिक यौगिक जो इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं, इतना पॉसिबल नहीं है कि आपको इतने सारे हम बता पाएँ, फिर भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किसी बुक को देखिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं उन सभी कार्बनिक यौगिकों को आप पढ़ लीजिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल 4-5 कार्बनिक यौगिक आपको बताते हैं। पहला होता है मीथेन। मीथेन अभी हमने पढ़ा है जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन। एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य है। सूत्र याद रखेंगे इसका CH4 होता है। यह एक कार्बनिक गैस है। ठीक है, इसे मार्स गैस कहा जाता है, ये भी याद रखिए। पिछली बार वर्ग 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मार्स गैस कहलाती है। ऑप्शन में सूत्र बस दिए गए थे, CH4 दिया था, CO दिया था, इस तरीके से। ठीक है, तो मार्स गैस आपकी मीथेन कहलाती है। मीथेन गैस कहाँ से प्राप्त होती है? तो दलदली क्षेत्र जो होते हैं, गौशालाओं यानी जुगाली करने वाले जानवर जहाँ पर पाए जाते हैं, धान के खेतों में खाली जो कुएं होते हैं उनसे आपकी मीथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो खनन का कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं या कुएं का निर्माण करने वाले मजदूर होते हैं, तो उनकी जो कुएं में मतलब सांस ना निकलने की वजह से मृत्यु हो जाती है, उसका कारण कौन सी गैस होती है? तो वो मीथेन ही होती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से यह सब्जियों के विघटन से भी प्राप्त होती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। जो आपकी LPG है उसका मुख्य अवयव माना जाता है, 90% उसमें ये मौजूद होता है। कोयले की खदानों में इसी के कारण विस्फोट होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, CH4 की जो आकृति है वो समचतुष्फलकीय होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बनिक यौगिक हो गया। अब देखिए दूसरा है एथिलीन। इसका सूत्र याद रखेंगे, एथिलीन। एथिलीन मतलब एल्कीन। एल्कीन अर्थात आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार एल्कीन। ठीक है, तो उसका पहला सदस्य एथिलीन। सूत्र होता है C2H4। यह एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य। एल्कीन क्या है? आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार है। इसकी खोज की थी एडमंड डेवी ने सन 1836 में। इसका उपयोग देखिए, पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में एथिलीन का उपयोग होता है। मस्टर्ड गैस बनाने में, मस्टर्ड गैस क्या होती है आपकी? ये CFC जो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, निश्चेतक के रूप में। फिर है ऑक्सी एथिलीन, ज्वाला उत्पन्न करने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपकी एसिटिलीन। एसिटिलीन आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार है जिसे एल्काइन भी कहते हैं। सूत्र है C2H2। यह एल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य। इसकी खोज विल्सन ने की थी। उपयोग याद रखिए इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में, कपूर बनाने में, निश्चेतक के रूप में, धातुओं को काटने और जोड़ने में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कच्चे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो आपकी एसिटिलीन होती है। नेक्स्ट है एथाइल एल्कोहल। यहाँ कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि शराब जो है वो एथाइल एल्कोहल को कहा जाता है या मिथाइल एल्कोहल को, तो याद रखेंगे एथाइल एल्कोहल। इसका सूत्र होता है C2H5OH। क्या होता है? सूत्र याद रखेंगे C2H5OH। OH जिसमें लग जाता है वो क्या कहलाते हैं? मतलब एसिटिलीन वर्ग के सदस्य। ठीक है, हैलोजन। एथाइल एल्कोहल यह रंगहीन द्रव्य है
जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इसके पीने से मानव शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। इस कारण इसका उपयोग मादक द्रव्य या शराब के रूप में किया जाता है। तो जो आपकी शराब के रूप में इस्तेमाल होती है वो आपकी मेथिल एल्कोहल नहीं बल्कि एथिल एल्कोहल, जिसे एथाइल एल्कोहल कहा जाता है, ये होती है। ठीक है, इसका उपयोग और कहाँ होता है तो फलों व स्टार्च युक्त अनाजों से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में होता है। पारदर्शक साबुन बनाने में, इत्र और अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने में आपके एथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। अगला है आपका मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है उसका था C2H5OH, जबकि मिथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। यह एक विषैला द्रव्य है जिसका गंध शराब की तरह होता है। यह इतना मतलब विस्फोटक होता है कि इसके सेवन से व्यक्ति अंधे हो जाते हैं तथा अधिक मात्रा में यदि मिथाइल एल्कोहल को पी लिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जहरीली शराब पीने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी अधिकांश मृत्यु इसी मिथाइल एल्कोहल की वजह से होती है। इसे सबसे पहले लकड़ी के भंजक आसवन से बनाया गया था। इसका उपयोग कहाँ होता है तो देखेंगे, इसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में। ठीक है, तो ये पिछली बार का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पूछा गया था कि किस आपकी गैस को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो मिथाइल एल्कोहल है। नेक्स्ट है कृत्रिम रंग बनाने में किया जाता है। वार्निश आदि विलायक के रूप में मिथाइल एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इतने कार्बनिक पदार्थ ये इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा भी अन्य आपके इम्पोर्टेंट कार्बनिक पदार्थ हैं, आप कहीं से भी उनको पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। जैसे आपका एक हो गया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसके बाद अन्य जो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया या बेंजीन हो गया, यूरिया हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते। पिछली बार यूरिया से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरिया में जो है नाइट्रोजन का कितना % होता है तो लगभग 46 होता है। ठीक है, शायद सूत्र भी आपको इनके याद रखने हैं, कुछ प्रमुख जो कार्बनिक पदार्थ हैं। इसके बाद आपको अकार्बनिक पदार्थ भी बता चुके हैं। अकार्बनिक पदार्थ मतलब जो कार्बन के अणु जिसमें मौजूद नहीं होते वो अकार्बनिक पदार्थ होंगे। जैसे हमने आपको बताया था हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। ये हाइड्रोकार्बन के बारे में इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, हो सकता है यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, क्योंकि डीप पढ़ने का अब हमारे पास में टाइम नहीं है। और आपके जो इसके बाद जो सोशल साइंस के बाद आपकी शायद एग्जाम्स साइंस के ही स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस लगाते रहिए। ठीक है, और यदि आपको सेशन पसंद आते हैं तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें और कोई आपका डाउट बनता है तो कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।